हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, आपका 11th क्लास की हिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो शहरी जीवन कैसा रहा, मेसोपोटामिया में किस प्रकार की व्यवस्था रही और मेसोपोटामिया की क्या देन है। आपके एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से इस वीडियो में मैं करवा दूंगा। उससे बाहर आप देखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अंत तक वीडियो को देखना, बीच में छोड़ोगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा घाटा होगा, बाद में सोचो कि यार देख लेना चाहिए था। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो। पहला क्वेश्चन जो हमारा मेसोपोटामिया से बनता है वो यही है कि मेसोपोटामिया का अर्थ बताओ, क्या है मेसोपोटामिया। तो दोस्तों यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है वो दो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है मैसोस, एक है पोटेमोस। मैसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी, नदी से मिलकर। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात जो नदी है उनसे मिलकर बना जो उपजाऊ क्षेत्र है उसी को हम आपका मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीच है ये, ठीक है, बीच का क्षेत्र मतलब है। यहाँ पर देखिए इतना, एक तरफ आपका दजला नदी है, एक तरफ फरात नदी है और उसके बीच का जो क्षेत्र है वो है मेसोपोटामिया। और ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है वो इराक का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेसोपोटामिया के लोग कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए मेसोपोटामिया में लगभग 3 भाषाएं मेन रही, बाद में आपका एक भाषा और हम बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक भाषा बोली जाती थी जिसे हम सुमेरियन कहते हैं, सुमेरी कहते हैं, जो सबसे पहली ज्ञात भाषा थी। लेकिन 2400 ईसा पूर्व में उसकी जगह अक्कदी ने ले ली। तो सुमेरी की जगह किसने ली? अक्कदी भाषा ने। कब ली? 2400 ईसा पूर्व में। और 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हो गया, अरामाइक भाषा भी बोली जाने लग गई। इसके साथ 1000 ईसा पूर्व में अरामाइक से मिलती जुलती भाषा जिसका नाम था हिब्रू। क्या नाम था? हिब्रू। तो यह भाषा भी बोले जाने लग गई। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। तो जो काल गणना है, आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी जो देन है वो है काल गणना और गणित की परंपरा। काल गणना का मतलब है समय का जो एक गणना हम लोग करते हैं कि कैसा समय का विभाजन जो है, और गणित जो हमारा है मैथमेटिक्स, तो वो उसकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। साथ ही साथ 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं हमें मिली हैं तुम्हारा जो अभी के समय में, जिसमें हमें गुणा, भाग, चक्रवृद्धि ब्याज और वर्गमूल और कुछ आपकी जो सूचियां हैं वहां पे हमें मिली हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ी। साथ ही मेसोपोटामिया वासियों से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगाता है, मतलब परिक्रमा करता है, उसके घूमता है। जैसे पृथ्वी आपका है तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह भी आपका है। ठीक है, और उसके अलावा हमने जाना कि पूरे वर्ष में 12 महीने, जो ये विभाजन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, 12 महीने आपका, एक महीने में 4 हफ्ता, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में आपका लगभग 60 मिनट। ये सारा का सारा जो विभाजन है वो मेसोपोटामिया की ही देन है। तीसरा, सूर्य चंद्रमा जो आपका ग्रहण है उससे घटित होने वाले वर्ष, मास और दिन के अनुसार, जैसे कि हम लोग आपका 28 दिन आपका फरवरी के महीने में होते हैं, कभी कभी 29 होता है, तो जो लीप ईयर उसको बोलते हैं। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चंद्रमा या सूर्य के बारे में या ग्रहण से घटित दिनों के बारे में, वर्ष के बारे में, वो भी मेसोपोटामिया की ही देन मानी जाती है। तो अपने आप में बहुत कुछ मेसोपोटामिया ने विश्व को दिया। साथ ही साथ जो शहरीकरण है, जो आज शहर देख पा रहे हैं, चाहे दिल्ली शहर आप देख लो, चाहे आप बड़े बड़े और शहर मुंबई देख लो, चेन्नई देख लो, ये बड़े बड़े शहर जो भारत में भी हैं, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े शहर आपके, चाहे उर था, उरुक था, मारी था, बेबीलोन था, तो उनका विकास वहाँ से शुरू हुआ। तो विश्व भर में जो शहरीकरण है वो शुरू होता है। रात में जो एक प्रकार से आकाश और तारामंडल की स्थिति है उस पर नजर रखने की जो गणना की जाती है वो भी मेसोपोटामिया की देन है। और साथ ही लेखन कला की जो शुरुआत है वो सबसे पहले आपका जो पट्टिका हमें मिली, तो आपका 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमें पट्टिका मिली थी लेखन कला से संबंधित। तो लेखन कला भी मेसोपोटामिया की ही देन मानी जाती है। साथ ही इसके प्रमुख नगर कौन से हैं? मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर बताइए। तो उरुक, मारी, बेबीलोन और उर, ये मेसोपोटामिया के आपके प्रमुख नगर माने जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यूरोप वासी के लिए आपका मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसके 3 रीजंस आप बताइए। पहली बात तो ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का पहला भाग है उसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख है। उसके साथ दूसरा पॉइंट यहां से बनाइए ये वाला कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस,
जिसमें शिमार शब्द का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शिमार। और शिमार का मतलब होता है ईंटों से बना शहर, जो कि आपका सुमेर है। जिसका यहाँ शिमार है जो, वो सुमेर शहर की बात कर रहा है, सुमेर की। और सुमेर मतलब ईंटों से बना शहर, यहाँ पे सुमेर भी आएगा, ठीक है। और यूरोप के विद्वान जो है वो मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और यही कारण है कि यूरोप वासियों के लिए जो मेसोपोटामिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शहरीकरण के महत्व का उल्लेख करें। देखो, शहरीकरण का सबसे बड़ा काम जो होता है वो विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है। मतलब हर व्यक्ति का काम बांटा होता है। जैसे एक कंपनी है मान लीजिए, तो उसका एक सीईओ होगा, फिर मैनेजर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, लेबर भी होगा, सफाई कर्मचारी, मतलब बहुत जो विभाजन होता है कार्य का अपने काम के हिसाब से, वो मेसोपोटामिया की देन है, जिसमें शहरों और नगरों में बड़ी जनसंख्या में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में चाहे खाद्यान्न उत्पादन हो, व्यापार हो, उत्पादन हो, बहुत सारे क्षेत्रों में शामिल थे। और वहाँ के लोग अपने सभी जो कार्य है वो स्वयं नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या था? निर्भर रहना पड़ता था। उससे क्या रहना पड़ता था? निर्भर, ठीक है, डिपेंडेंसी। जैसे आज भी है। क्या हर व्यक्ति दूध का उत्पादन कर सकता है? क्या आज हर व्यक्ति कपड़ा बना सकता है? नहीं। हम कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकता के लिए चीज़ें लेते हैं। तो ये शहरीकरण की प्रकार से विभाजन होता है। सामाजिक संगठन, शहरों में क्या होता है कि शहरी व्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होता है, ताकि जो सभी विभिन्न कार्य हैं या चीज़ें हैं या व्यापार है वो संगठित हो सके, एक साथ हो सके। जैसे भंडारण है, इकट्ठा करना हो, संग्रह आपका करना हो, ठीक इसी के लिए एक संगठन की बहुत ज़रूरत होती है जो समाज को चला सके। इसी के साथ इस व्यवस्था में कुछ लोग आदेश देते हैं और कुछ आदेशों का पालन करते हैं। जैसे आज भी सरकारें आदेश देती हैं और उसका पालन करते हैं। आज भी बहुत सारे संगठन आदेश देते हैं कि ऐसा करो, और उनका पालन भी लोग करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था मेसोपोटामिया की देन है। उसके अलावा मेसोपोटामिया में माल को लाने और ले जाने के लिए साधनों का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी चीज़ें वो लाते थे या कौन सी चीज़ें भेजते थे, उसके बारे में ज़रूर याद रखना। तो देखो, मेसोपोटामिया में जो है खाद्य संसाधनों में समृद्ध था, परंतु वहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव था। मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो मेसोपोटामिया में थी, लेकिन जो खनिज संसाधन है जैसे तांबा हो गया आपका, ये चीज़ें वहाँ नहीं थी। तो याद रखिएगा कि दक्षिण में अधिकांश भागों में जो औजार है या मोहर हो गया, उसके लिए पत्थरों की कमी थी। तो मेसोपोटामिया क्या करता? आभूषण बनाने के लिए कोई धातु वहाँ भी नहीं थी। तो इसलिए मेसोपोटामिया तुर्की और ईरान से, कहाँ से? तुर्की और ईरान से जो खनिज के संसाधन है वे मंगाया करता था बड़ी मात्रा में, और बदले में कृषि की चीज़ें दिया करता था। मंगवाता क्या था? तो आपका तांबा हो गया, लकड़ी वकड़ी आपका हो गया, और बदले में जो कपास आपका मतलब खाद्यान्न हो गया, कपड़े बनाने की जो चीज़ें हो गई, ये कपड़े हो गए, वो निर्यात किया करता था। जिसमें देखिए उदाहरण भी दिए हुए हैं कि मेसोपोटामिया में व्यापार में आयात निर्यात होता था, जिसमें बैलगाड़ियों में ज़्यादा खर्चा आता था। जबकि बैलगाड़ियों के सामान ले जाया करते थे, तब भी पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि पशुओं के सामान ढुलाई के लिए चारे की आवश्यकता, इसमें काफ़ी खर्चा होता था। देखिए पहले के ज़माने में कहिए या आज भी कहिए, आपके जो पशु होते हैं उनको जब भी आप लेके जाओगे तो चारे के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो काफ़ी महंगा हो सकता है। इसलिए मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, सामान का आयात निर्यात वो जल परिवहन के माध्यम से, जो पूर्व का इलाका था ना, वहाँ पर दजला नदी थी पूर्व में, तो वहाँ से आपका व्यापार जो है वो ईरान के माध्यम से, ईरान ने मतलब पानी के माध्यम से हो जाया करता था। और क्योंकि सबसे सस्ता साधन आपका नदियों की धाराएं थी, इसलिए आपका जो नाव है वो उसके आर पार लगभग चली जाया करती थी। और देखिए फरात जो आपकी नदी है उन दिनों व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। फरात जो आपकी नदी है, ठीक है, ये आपको पूर्व में ही ये थी। तो फरात नदी आपका ईरान से लगभग व्यापार करती थी वहाँ पर। इसके साथ मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया मान लीजिए 4 भागों में था। आपका यहाँ एक उत्तर का उल्लेख किया गया है, एक पूर्व का उल्लेख भी है, और पूर्वोत्तर का उल्लेख भी है, मतलब पूर्व और उत्तर दोनों का इलाका, और एक दक्षिण के इलाके में विभाजन किया गया। पश्चिम के इलाके का वर्णन नहीं है इसमें। तो देखिए मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है, और मेसोपोटामिया के पूर्वी हिस्से में हरे भरे आपके घास के मैदान थे और पर्वत श्रृंखलाएं आपकी रही। इसके साथ ही इस इलाके में आपका झरने थे, जंगली फूल थे, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा थी, और लगभग आपका 7000 से 6000 जो ईसा पूर्व है वहाँ खेती की शुरुआत मेसोपोटामिया में होती है। इसके अलावा मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था, ऊपर का जो इलाका था, वो स्टेपीज था, जिसे घास के मैदान हम लोग कहते हैं। इसलिए वहाँ पर खेती की ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था, और यहाँ पर पशुपालन किया जाता था। मतलब पूर्व में अगर खेती है तो उत्तर में यहाँ पर पशुपालन मेसोपोटामिया में हुआ करता था, और भेड़ बकरी आपका लगभग जो चीज़ें हैं वो पाली जाती थी, और छोटी छोटी घासों का या चीज़ों का वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भरण पोषण उन भेड़ बकरी का कर दिया करती थी। अब यहाँ पर क्या है कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिण भाग है रेगिस्तानी। कैसा है?
रेगिस्तान का इलाका है और वहाँ पर सबसे पहले नगर का विकास हुआ। नगरों का मतलब जो उदय होता है, और लेखन कला का जो विकास है वो दक्षिण के क्षेत्र में ही होता है। और इसी क्षेत्र में फरात और दजला नदियाँ जो हैं वो उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। तो फरात नदी की धाराएं जो हैं वो सिंचाई का काम भी यहाँ पर दक्षिण भाग में कर दिया करती थी। और नदियों में जो मछलियाँ हैं उनकी कोई कमी नहीं थी, इसलिए गर्मियों में खजूर के पेड़ भी खूब फल दिया करते थे। ये मतलब मेसोपोटामिया का लगभग एक भौगोलिक व्यवस्था आपका है। अब आपका उर नगर की क्या विशेषता है, एग्जाम में काफ़ी आता है कि भाई उर नगर की विशेषता का उल्लेख कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। मतलब नगर नियोजन क्या होता है, जैसे पहले सड़कों का निर्माण होता है, आपका नालियाँ बनाई जाती हैं, भवनों का निर्माण होता है, लोग फिर रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर घुमावदार पतली पतली गलियाँ थी, घरों का आकार एक जैसा नहीं था, अलग अलग था। जबकि नियोजन में क्या होता है, घरों का आकार लगभग सेम होता है, एक जैसा होता है। जैसे वर्तमान में जो हमारा एक चंडीगढ़ जो हमारा शहर है, कौन सा, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में लगभग जो घर है या चीज़ें बनाई गई हैं वो नियोजित शहर है, तो बहुत अच्छे से उसको बनाया गया। हमारा एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो आप 12th में पढ़ोगे, वो भी बहुत नियोजित था। अब टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी मतलब आपकी, और ख़ास करके यहाँ पे जो पहिए वाली गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती थी वहाँ पर। और जल निकास की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी, तो लगभग कुछ खास नहीं थी मतलब। तो जल निकासी घरों के भीतर आंगन से होती थी ताकि बाहर की गलियों में पानी कीचड़ ना हो। इसके अलावा दरवाज़ा जो है वो निर्माण, तो उर नगर में कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाज़ों से आता था, ये बड़ी बात है। और आंगन में की ओर दरवाज़ा आपका खुलता था, इससे घरों के जो आपके परिवार है उसकी गोपनीयता भी बनी रहती थी, क्योंकि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ आपका लगभग दरवाज़ा जो है वो खुलता था। उसके अलावा आपका अंधविश्वास था, तो अंधविश्वास कई सारे वहाँ मानते थे लोग। जैसे घर की अगर दहलीज है, दहलीज मतलब जो चौखट बोलते हैं ना, घर के दरवाजे के सामने, गेट के सामने होता है, अगर वो ऊंचा है तो धन दौलत लाएगा। और अगर गेट आपका किसी दूसरे के घर के सामने खुल रहा है तो ना खुले, अगर किसी दूसरे के घर के सामने ना खुले तो सौभाग्य है, बहुत अच्छा है। और अगर गेट आपका अंदर की तरफ अगर खुल रहा है, लगभग जो अंदर की तरफ खुल रहा है, तो वो फिर पति के लिए खतरा या पति के लिए घात होता था। ये भी आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही कब्रिस्तान, तो नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों हो या अन्य लोगों की हो वो समाधियाँ पाई गई हैं, मगर कुछ घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए हुए लोग मिले हैं। तो ये चीज़ें भी मेसोपोटामिया में, उर नगर में खासकर रही। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश जो पशुचारक हैं, क्या है, पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। बिल्कुल खतरा थे, क्योंकि अक्सर ये बहुत सारे इसके रीज़न है। पहला तो ये है कि किसानों और गडरियों, गडरिया मतलब पशुचारक, इनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। उसका कारण था जो ये पशुचारक है, गडरिये हैं, अपनी भेड़ बकरी लेकर के खेतों में घुस जाया करते थे और खेतों की जो फसल है, किसानों की फसल है, उसको हानि पहुंचा दिया करते थे। साथ ही गडरिया कई बार किसानों पर हमला कर देते और उनके सामान को, इकट्ठा हुए सामान को लूट लिया करते थे। और कई बार बस्तियों में रहने वाले पशुचारक भी इनका रास्ता रोक लिया करते थे और नदियों में जो नहर तक इन्हें जाने नहीं देते थे, क्योंकि ये बीच में से जाएंगे और पूरा फसल खराब कर देंगे और लूट भी ले सकते हैं। इसलिए किसानों में भी थोड़ा डर था, तो इनको रोक लिया करते थे वो लोग। अब मारी नगर इतना प्रसिद्ध क्यों था, क्या कारण है कि मारी नगर एक प्रसिद्ध आपका नगर था? तो मारी जो है वह व्यापार के आधार पर एक प्रसिद्ध जो शहर है, या शाही नगर इसको भी कहते थे, तो ये प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, नावों के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की सीरिया तक ले जाया जाता था। मारी के नगर के जो अधिकारी है वो लादे माल की जांच करते थे और जो औसत मान है 10% का भार वसूलते थे। मतलब लगभग जो भी आपका औसत आपका सामान है उसका 10% का जो भार है वो उतना पैसा लिया करते थे। इस प्रकार मारी नगर जो है वो समृद्धि के लिए प्रसिद्ध आपका रहा था। देखिए, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी सेकंड चैप्टर से आपका है वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।